नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में, जो कि काफ़ी अभी फेमस आईपीओ है। 12 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। ये आईपीओ टोटल जो है वो 10,602.65 करोड़ का है। ये कम्प्लीटली जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 4.9 करोड़ जो शेयर कंपनी 10,602.65 करोड़ के बेचेगी। आईपीओ की जो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईपीओ की कंप्लीट डिटेल के बारे में, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह और जो मेन डेट जीएमपी सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो आईपीओ की मेन डेट के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ जो है वो 12 दिसंबर 2025 को ओपन होगा और क्लोज जो होगा वो 16 दिसंबर 2025 को होगा। बाकी आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 2061 से 2165 है, यानी अपर प्राइस बैंड जो रहेगी आईपीओ की वो 2165 रहेगी। मार्केट कैप कंपनी का 1,07,000 करोड़ से ऊपर है प्री आईपीओ में ही। कंपनी के जो फेस वैल्यू वो 1 रुपये पर शेयर है और जो कंपनी की जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई एनएसई दोनों पे होगी, स्टॉक एक्सचेंज पे। बाकी अगर एक लॉट रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो मिनिमम 6 शेयर आपको मिलेंगे। अब मेन डेट के बारे में बात कर लेते हो तो जैसा कि मैंने बताया आईपीओ जो है वो 12 दिसंबर से ओपन हो चुका है। क्लोजिंग इसकी डेट जो रहेगी वो रहेगी 16 दिसंबर 2025। इसके अलावा जो आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट है वो 17 दिसंबर 2025 है। रिफंड का जो इनिशिएशन होगा वो 18 दिसंबर 2025 को होगा और डीमैट में जो शेयर क्रेडिट होंगे वो भी 18 दिसंबर 2025 को होंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो है वो 19 दिसंबर 2025 है। यूपीआई पेमेंट के लिए जो लास्ट मैंडेट की तारीख है वो 5 PM को आपको 16 तारीख तक यूपीआई पेमेंट कर देनी है। बाकी अगर आईपीओ में जो शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो इसमें क्यूआईबी जो सेक्शन है उसमें जो 47.5% शेयर जो है वो क्यूआईबी सेक्शन के लिए रिजर्व है। एचएनआई कैटेगरी में 14.25% शेयर जो है वो रिजर्व है और रिटेल जो कोटा है वो है 33.25% उनके लिए रिजर्व है। शेयर होल्डर कोटा भी इसमें आया है, उसके लिए 5% शेयर रिजर्व है। तो आपके पास अगर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर हैं तो आप जो है वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कोटा में या एचएनआई कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर आप रिटेल शेयर होल्डर है तो आपको एक लॉट अगर लगाते हैं तो मिनिमम 6 शेयर मिलेंगे। 12,990 रुपये आपको लगाने होंगे। मैक्सिमम रिटेल जो है वो इन्वेस्टर वो 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,94,850 रुपये उनको लगाने हैं। एचएनआई कैटेगरी में कोई लगाता है तो उनको मिनिमम जो है वो 16 लॉट के लिए 2,07,840 रुपये लगाने हैं और मैक्सिमम जो है 76 लॉट के लिए 9,87,240 रुपये लगाने हैं। बिग एचएनआई में मिनिमम 77 लॉट आपको अप्लाई करने हैं। अब इसकी जो है एंकर लिस्ट आ चुकी है। कंपनी ने 11 दिसंबर 2025 को अपने जो एंकर इन्वेस्टर है उससे 3,021.76 करोड़ रुपए उठा लिए, जिनका कि 50% जो शेयर है उनका लॉक इन पीरियड जो रहेगा 30 दिन का रहेगा, 16 जनवरी 2026, और बाकी के जो शेयर है वो 90 दिन बाद वो निकाल सकते हैं 17 मार्च 2026 तक। तो एंकर लिस्ट इसकी जो है काफ़ी अच्छी है। ये यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं कि इसमें एंकर इन्वेस्टर कौन कौन है। तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हैं, जो DII है, FII है, वो मोस्टली इसमें एंकर लिस्ट में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके अपन देख लेते हैं कि एंकर लिस्ट में मेन कौन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ आनंदा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है इसने 4.11% शेयर उठाए हैं। जूलिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फिर LIC का भी इसमें शेयर है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर कैपिटल ग्रुप ग्लोबल इक्विटी जो कनाडा की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, HDFC म्यूचुअल फंड, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये है। नीचे आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन फंड, JP मॉर्गन और बड़े बड़े जो भी नाम आप जानते हैं इस फील्ड के, वो सभी इसमें जो है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और सब एंकर लिस्ट में अवेलेबल है। हालांकि ये खुद कंपनी जो है वो भी म्यूचुअल फंड में ही कारोबार करती है। तो यहाँ एंकर लिस्ट में बड़े बड़े नाम आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है वो 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 32% इंक्रीज़ हुआ है पिछले एक साल में, और पेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 29% इंक्रीज़ हुआ है। टोटल असेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास 31 मार्च 2025 तक 4,384 करोड़ का एसेट है, जो कि
2023 को 2804 करोड़ के ही थे। तो असेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर टोटल रिवेन्यू की बात कर लेते हैं तो कंपनी 4980 करोड़ का रिवेन्यू 2025 में किया है, जबकि 2023 में 2838 करोड़ था। रिवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी 2651 करोड़ हो गया है, जो कि 2023 को 1516 करोड़ ही था, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। ईबिटा जो है वो 3637 करोड़ हो गया है, जो कि पहले 2073 करोड़ था 2023 में। तो 2 साल में ईबिटा भी काफ़ी बड़ा है। और नेटवर्थ भी कंपनी की जो है वो 3517 करोड़ हो गई है 2313 करोड़ से। कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व हैं 2435 करोड़ के 31 मार्च 2025 तक, और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी जो है वो कम्प्लीटली डेट फ्री है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी को जो है 82.8% रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो भी 82.8% है। तो म्यूचुअल फंड की जो भी कंपनियां उनमें ये ज़्यादा ही रहती है, और ये बहुत ही अच्छा है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो इसके पीयर्स की अगर बात कर लेते हैं कंपनी के, तो इनके जो पीयर है, जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो लिस्टिंग कंपनियां है, उसकी PE 45 है। निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट की PE 41 है। UTI जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी 20 है, और आदित्य बिरला सन लाइफ की 22.5 है। तो कंपनी की वैल्यूएशन अगर PE वैल्यू के हिसाब से देखें तो ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। तो अभी जो PE जो कंपनी का चल रहा है प्री IPO वो 40.37 है, और पोस्ट IPO 33.07% हो जाएगा। अभी प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 100% थी, तो पोस्ट IPO के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो 90.09% हो जाएगी। इसमें ICICI बैंक लिमिटेड एंड प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग दोनों जो है वो प्रोमोटर है। तो इसमें जो प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग है वही अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रहा है। तो IPO के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग 90.09% हो जाएगी। अब अपन कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी जो है वो 1993 में इस्टेब्लिश हुई है। ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, जो कि लोगों का जो पैसा है वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है और लोगों को उसके बदले रिटर्न देती है, और लोगों से इस सर्विस के बदले पैसा चार्ज करती है। तो ये कंपनी जो है वो एक्टिव क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट सेक्शन में काम करती है। 30 सितंबर 2025 तक इसका जो 10,148 बिलियन जो पैसा है उसको ये कंपनी मैनेज कर रही है। बाकी कंपनी के पास जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एडवाइजरी सर्विस ये भी देती है दूसरे क्लाइंट्स को। कंपनी के पास जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कीम है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कीम यही कंपनी चलाती है। 30 सितंबर 2025 तक 143 इसके पास स्कीम है कंपनी के पास, जिसमें 44 स्कीमें जो है इक्विटी रिलेटेड है और इक्विटी ओरिएंटेड है। 20 स्कीम जो है वो डेट रिलेटेड है। 61 पैसिव स्कीम है और 15 डोमेस्टिक फंड टू फंड स्कीम है। एक लिक्विड स्कीम है, एक ओवरनाइट स्कीम है और 1 आर्बिट्रेज स्कीम है। कंपनी का जो है स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 272 टोटल कंपनी के पास ऑफिस है, 23 स्टेट में और 4 UTI में। कंपनी मेन क्या क्या सर्विसेज देती है, तो कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में सर्विस देती है। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस में देती है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस में कंपनी सर्विस देती है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से 30 सितंबर 2025 तक जो है कंपनी के पास 3541 जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है वो लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया इन टर्म ऑफ एसेट मैनेज अंडर एक्टिव म्यूचुअल फंड। क्योंकि ये लिस्टेड है, इससे बड़ी कंपनी जो है इसी सेक्टर की वो SBI है म्यूचुअल फंड, लेकिन वो भी लिस्टेड नहीं है इसलिए। फिर कंपनी के जो है वो लार्जेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर फ्रेंचाइजी इन इंडिया इन टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट। डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अलग अलग क्लासों में। पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का, जो कि डिवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का। बाकी आप कंपनी का देख सकते हैं कि इसकी जो कंपनी का ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस और वेबसाइट क्या है, ये चेक कर सकते हैं यहाँ से। फिर क्योंकि ये वीडियो मैं जो है 13 तारीख को बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन पहले दिन 12 तारीख का है वो स्टेटस आ चुका है। तो QIB कोटा में जो है वो कंपनी पहले ही दिन जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, जबकि नॉर्मली बड़ी कंपनियाँ QIB कोटा में पहले दिन ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता नहीं है। तो QIB में कंपनी जो है वो 2 गुना और सब्सक्रिप्शन हो चुका है 1.97 टाइम। NI कैटेगरी जो है HNI उसमें 0.38 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है।
मतलब 38% या 20 में सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसमें बिग H&M 0.32% और स्मॉल H&M 0.48%। रिटेल भी जो शेयर है वो भी 21% सब्सक्राइब हुए हैं, 0.21%। शेयर होल्डर कोटा जो है वो 45% मतलब 0.45% सब्सक्राइब हुआ है। तो टोटल जो है अभी 0.73% यानी कि 73% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। अभी पहला ही दिन था, अभी 2 दिन और बचे हैं। तो जिस हिसाब का ये इशू आया उस हिसाब से ये जो है ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा, ये आराम से अपन देखते हैं। अगर GMP की बात कर लें तो इसकी GMP स्टार्टिंग में कुछ खास थी नहीं, वो अभी बढ़ के जो है वो 13 तारीख को लास्ट जो इसकी GMP अपडेट बता रही है वो 317 रुपये बता रही है, जो कि 2165 से आपस प्राइस जो बैंड है उससे 317 रुपये ऊपर लिस्टिंग होने का इसका अनुमान है। तो अगर कोई इसको एक रिटेल कैटेगरी में अगर एक आप लॉट अप्लाई करते हैं तो 2482 रुपये पे एस्टिमेटेड इसकी लिस्टिंग हो सकती है और आपको 1900 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। GMP जो है एक रफ आइडिया है, अगर इसका सेकंड और थर्ड दिन सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आता है और मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहते हैं तो ये GMP मेरे हिसाब से अभी और बढ़ जाएगी और इसकी जो लिस्टिंग है इससे ऊपर हो सकती है। बाकी GMP के हिसाब से आप जो है वो शेयर में अप्लाई नहीं करें, आप अपनी खुद की रिसर्च कर लें अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं। हालांकि जो बड़ी कंपनियां आती हैं उनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ खास मिलता नहीं है, ये कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहती है। बाकी फिर भी आप अपनी एनालिसिस सेल्फ कर लें और जो भी यहाँ डाटा दिए गए हैं उनको क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। थैंक यू।